हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आ गए हैं हम वापस। कल वीडियो नहीं डल पाई थी, सॉरी इसके लिए। कल एक्चुअल में कैमरा ले लिया, आपको मैंने बताया था, तो कैमरा इंस्टॉल कराया है, उसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाई। आज उसी कैमरे से वीडियो शूट हो रही है। थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि मैं पहले फ़ोन के कैमरे से करता है, आप सभी को पता है, फ़ोन के कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। बट उसमें क्या था कि टाइम ज़्यादा बर्बाद होता था। जैसे पहले उसे सेट करो, फिर उसे ऊपर नीचे, काफ़ी आधा घंटा तो इसी काम में लग जाता था। तो उस आधे घंटे का यूज़ हम यहाँ करेंगे कि कम से कम आपको आधे घंटे ज़्यादा पढ़ा देंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा आराम कर लेंगे, आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप लोगों के लिए मैंने ये भी कर लिया कि कैमरे को इंस्टॉल करा लिया है। अब ये कैमरा क्या है, बस इसमें बटन खोलना है और तुरंत स्टार्ट हो जाता है। वही, इसको ये नहीं करने की ज़रूरत है कि इसको पहले सेट करो, ये करो, वो करो। कर लिया। अच्छा, चल क्या रहा है हमारा? 77 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 76 तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे बच्चों। कौन बच्चे इसको कर सकते हैं? तो वो बच्चे जो जेई मेंस के लिए, नीट के लिए स्पेशल, नीट के लिए स्पेशल है ये बैच। तो नीट के लिए, जेई मेंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जो ट्वेल्थ में अच्छा रिजल्ट, मतलब जो न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं ट्वेल्थ के साथ है, तो वो भी इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। हर चैप्टर के बेस्ट 100 क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। बेस्ट 100 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ डिफरेंट डिफरेंट बुक से, तो वो क्वेश्चंस हम लगाते हैं। ठीक है, अभी आगे से अगले चैप्टर से हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो बढ़िया से बढ़िया बनाए जाएं। खुद से बनाने की कोशिश भी करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बेस्ट मटेरियल अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैमरा थोड़ा सा दूर है, वो पास में रखा रहता था काफ़ी, अभी तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि बहुत दूर देखना पड़ रहा है मुझे। बाकी क्वेश्चन नंबर 77 पे पहुंच चुके हैं हम। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ट्वेल्थ का, ये आप सभी को पता है। और 100 में से 76 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। 77, हाँ, मैंने भी ये भी बता दूं आपको कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके, हम वो वाले सवाल भी इसमें करेंगे जो जेई मेंस में अभी 2024 में आए हुए हैं। तो लेटेस्ट में जो अभी 2024 के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी निपटाएंगे। कि मतलब इसी में आगे आपको मिलेगा, उसमें पुराने आए हुए क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। नीट के क्वेश्चन में आपको अलग से 36 ईयर्स की जो सीरीज चल रही है उसको भी आगे बढ़ाऊंगा। अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, टाइम आगे आगे थोड़ा सा बैचेस मेरे पे कम हो जाएंगे क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपके टाइमिंग को बढ़ा के जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, चलो खैर क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या दिया, दिया क्या है समझते हैं। Question number 77. A conducting sphere of radius 2r carrying charge q is joined to uncharged conducting sphere of radius r. Find the charge flown through connecting wire. देखो ये जो क्वेश्चन है, ये सवाल बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का है। क्या है जरूर मैं बताता हूँ। हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है 2r। लो ये बना दिया। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? 2r। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है q। अच्छा, अगर हम इसको क्यू चार्ज देंगे तो कंडक्टिंग सरफेस की खासियत होती है कि सारा चार्ज उसकी सरफेस पे फैल जाता है। तो बच्चों इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज फैल जाएगा। ठीक है, ये कंडक्टिंग स्फीयर की खासियत होती है, तो कंडक्टिंग सरफेस की खासियत। अगर कोई कंडक्टर है, आप उसे चार्ज देते हैं तो उसका सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। अगर आप उसको अंदर चार्ज भी दोगे तो भी वो सारा चार्ज निकल के सरफेस पे आ जाता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज हमने दिया, वो सारा इसकी सरफेस पे आ गया। फिर आगे कहा इसने, इज जॉइंड टू अनचार्ज कंडक्टर, इज जॉइंड टू अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसको हमने एक रेडियस आर के अनचार्ज स्फीयर के साथ कनेक्ट कर दिया। अनचार्ज का मतलब इस पे कोई किसी टाइप का चार्ज नहीं है। इस पे जो चार्ज है वो कितना है बच्चों? वो जीरो है। इस पे चार्ज जीरो। चलो ठीक है, इसको हमने क्या किया कि ये जो पहला स्फीयर है जिस पे चार्ज कैपिटल क्यू, रेडियस 2r है, इसको अनचार्ज स्फीयर के साथ हमने एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये वायर है, इसके साथ हमने कनेक्ट कर। अब देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होता है बच्चों कि हमेशा चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलना शुरू कर देता है।
अब देखो इन दोनों में से किसके पास हाई पोटेंशियल है? इसके पास पोटेंशियल है कितना? किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे अगर चार्ज Q है तो उसकी सरफेस का जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बटे में उसकी रेडियस 2r। इसका मतलब इस स्फीयर के पास जो ये पहला स्फीयर है कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी वोल्टेज V है, इसकी वोल्टेज यहाँ V है क्योंकि इस पे चार्ज है। लेकिन इसके पास चार्ज जीरो है तो इस सरफेस की या इस कंडक्टिंग स्फीयर की वोल्टेज जीरो है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप दो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का ही तो काम कर रही है, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये एक। तो जब भी दो कैपेसिटर को आपस में आप कनेक्ट करते हो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज चलना शुरू कर देता है। मतलब एक कैपेसिटर से चार्ज निकलकर बच्चों दूसरे कैपेसिटर में जाना शुरू कर देगा, इसमें चला जाएगा। मतलब इस पे देखो पोटेंशियल V, इसमें से क्यों जा रहा है समझो जरा, इसमें से क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पे पोटेंशियल V है और इस पे जीरो है। कम किस पे है? इस पे। ज्यादा किस पे? इस पे। ज्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ जाएगा तो इधर से इधर जाएगा। कब तक जाता रहेगा ये सोचो। बस इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का एक कैपेसिटर से निकल के दूसरे कैपेसिटर में जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, वो समझ गए हम। अब ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है यहां से यहां पे, ये कब तक होगा भाई साहब? ये तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब इस पे से चार्ज निकलेगा तो इसका पोटेंशियल घटने लगेगा, इसका पोटेंशियल कम होने लगेगा। इस पे चार्ज पहुंचेगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। अब देखो इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मान लो इसका भी पोटेंशियल V नॉट हो गया, थोड़ी देर के बाद इसमें से चार्ज निकल गया, चार्ज इधर गया है ना, ये इधर चार्ज का फ्लो हुआ है तो इसमें से चार्ज निकल के गया तो इसका पोटेंशियल घटा, कितना हो गया V नॉट, और इसका पोटेंशियल बढ़ा, कितना हो गया V नॉट। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो भाई साहब ये चार्ज का जाना बंद हो जाता है, चार्ज चलना बंद कर देता है, फिर नहीं जाएगा। बस तब तक जाएगा जब तक ये चार्ज चलेगा, मतलब जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो तब तक ये चार्ज चलेगा। ठीक, तो ठीक है, यहां से पोटेंशियल हो जाएगा थोड़ी देर में सेम, और इस सेम पोटेंशियल को बच्चों हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, इसको बोल कॉमन पोटेंशियल। ठीक हो गई बात। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V कॉमन इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस, तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेंगे। तो ठीक है, इस पे पोटेंशियल पहले कितना है V, और इस पे पहले पोटेंशियल कितना है जीरो। तो V1 की वैल्यू तो ये हो गई, और जीरो जो है ये V2 की वैल्यू है। पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल V1, दूसरे कैपेसिटर का इनिशियल पोटेंशियल V2, जीरो है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो गया V नॉट और V नॉट। क्या मैं इस V नॉट को निकाल सकता हूँ? हाँ, तो बिल्कुल फॉर्मूला लगाइए। V नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है C1V1 पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंटू प्लस C2V2 और बटे C1 प्लस C2। अच्छा, पहले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा? अब C1V1 की वैल्यू तो Q1 होती है, C1V1 फॉर्मूला होता है ना Q बराबर CV। तो यहां से अगर निकालोगे तो C1V1 की वैल्यू आ जाएगी Q1। Q1 का मतलब पहले कैपेसिटर पे चार्ज। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है Q, और दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, ये Q2 का काम करेगा, यह है जीरो। तो C1V1 आप इस C1V1 की जगह बच्चों फॉर्मूले में लिख सकते हो Q1 पहले कैपेसिटर पे, और C2V2 की जगह Q2 और बटे में C1 प्लस C2। अब Q1 की वैल्यू कितनी है? कैपिटल Q। देखो इस Q1 की जगह क्या रखेंगे, ये रहा चार्ज, ये देखो यहाँ कैपिटल Q। ठीक है, कैपिटल Q प्लस दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है Q2, ये रहा जीरो, और बटे में C1 प्लस
ये आ गया दोनों का कॉमन पोटेंशियल। C1 हो गया पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और C2 हो गया दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहां से इसने बोला फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द कनेक्टिंग वायर। वो चार्ज बताओ जो इस वायर से निकल के इस पे गया। अब एक बात तो सोचो, इस पे से चार्ज कम हुआ था, इस पे चार्ज पहले Q1 था, लेकिन इस पे से कुछ चार्ज इस पे चला गया, पहले वाले पे से चार्ज दूसरे पे चला गया। तो पहले वाले पे से कुछ चार्ज कम हुआ, तो कितना बचा उस पे चार्ज, मान लो Q1 डैश, और दूसरे वाले पे जब चार्ज पहुंचा तो उस पे चार्ज कितना पहुंच गया, तो Q2 डैश। वायर कनेक्ट करने से पहले इस पे चार्ज कैपिटल Q था और इस पे 0 था। वायर कनेक्ट करने के बाद इसका कुछ चार्ज इस पे चला गया, तो अब इस पे चार्ज जो बचा वो है Q1 डैश, और इस पे जो चार्ज बचा वो है Q2 डैश। ठीक है बच्चों, तो Q1 डैश और Q2 डैश। अब मुझे यहां से ये निकालना है कि इस वायर से कितना चार्ज होते हुए यहां पहुंचा। अब सोच सोच के बताओ जरा, क्या यहां से चार्ज यहां पहुंचा, इस पे तो चार्ज था ही नहीं पहले। सोचो, इस पे चार्ज कहां था, तो जितना भी चार्ज अब इसके पास है पहुंचने के बाद, चार्ज पहुंच गया, तो जितना भी चार्ज इसके पास है वो सारा कहां से आया, इस वायर में से होते हुए आया कि नहीं। अब सवाल में यही तो पूछा है कि फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू कनेक्टिंग वायर, वायर से कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो ये जितना चार्ज इसके ऊपर आया है Q2 डैश, वो सारा का सारा वायर से ही तो आया है, वायर से होते हुए इधर से आया है। तो इसका मतलब मुझे Q2 डैश की वैल्यू चाहिए, तो मुझे कैलकुलेट करना है Q डैश। अब Q बराबर क्या होता है, CV। C कितना है इसका, ये है C2 और ये वाला था C1। ठीक है, तो Q कितना है इसका, तो फॉर्मूला होता है CV। C कितना है इसका, C2 इंटू V। वोल्टेज इसकी कितनी आई, कॉमन वोल्टेज V0। तो आंसर आ गया Q2 डैश बराबर C2 V0। C2 V0 की वैल्यू उठा के यहाँ से रख लो, ये निकाली थी जो हमने, कैपिटल Q बटे में C1 प्लस C2, ये आ गई V0। लो जी, ये वो चार्ज है, ये वो चार्ज है जो दूसरे कैपेसिटर को मिला, और ये सारा चार्ज कहाँ से आया, इस वायर से आया, वायर से। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन C1 C2 की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना, तो C1 C2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो C1 की वैल्यू, पहला कैपेसिटर, तो C1 की वैल्यू तो है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता था, कोई भी कैपेसिटर है जिसकी रेडियस R है, जैसे ये है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, इसकी रेडियस R है, तो इसका C का फॉर्मूला होता था C बराबर 4 पाई, यही लिख दूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R पे डिपेंड करता था इसका कैपेसिटर। तो C1 निकालेंगे पहले कैपेसिटर का, तो वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में उसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस कितनी है यहाँ 2R, तो ये आ गया सॉल्व करके 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये है C1। ऐसे C2 निकाल लो, C2 ये रहा यहाँ से, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी रेडियस कितनी है R। तो ये C1 और C2 की वैल्यू आ गई, उठाओ और इनको वहाँ रख दो। तो भाई साहब C2 की वैल्यू तो आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू में Q, देखो ये C2 की वैल्यू रख दी, इंटू में Q और बटे में C1 प्लस C2, तो 4 पाई, C1 की वैल्यू कितनी थी 8 पाई, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R और प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करके देखोगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू में Q बटे में 8 प्लस 4 हो गया 12 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या आ गया, अब देखो पाई से पाई कट गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, R से R, 4 से इसको काटो 3, तो आंसर आ गया Q2 डैश बराबर Q/3 बच्चों, यही हमारा आंसर। इसका मतलब हम जब पहले कैपेसिटर को, पहले ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले कैपेसिटर को सेकंड वाले कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे, तो इसका कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा, कितना चार्ज गया Q/3। अब सोचो Q/3 इसके ऊपर आ गया,
तो इस पे कितना बचा, इस पे क्यू था, Q/3 इस पे चला गया, तो इस पे कितना बचा, तो इस पे बचा होगा 2Q/3। अरे Q में से Q/3 माइनस कर दो यार, Q में से Q/3 माइनस कर दो तो इस पे बचा 2Q/3। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, आसान सवाल था, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। और बताना ज़रूर कमेंट करके मुझे कि इसमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं इस कैमरे सेटअप में, क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये थी, एक तो वो ज़्यादा पास था, इधर उधर नहीं ज़्यादा हिल सकते थे, ठीक है, और थोड़ा सा वो ज़्यादा थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल था, उसको मैनेज करना थोड़ा आसान, ठीक है। और हाँ, माइक भी देखा होगा आपने, देखो नया आपके लिए माइक भी लगवा दिया मैंने ये माइक थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें ज़्यादा क्लियर वॉइस आपको आएगी, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी कम आएगी। वैसे बैकग्राउंड नॉइज़ तो वहाँ पे भी कम थी, पर इसमें और भी कम आएगी बच्चों, ठीक। चलो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। A capacitor of capacitance 5 microfarad is charged to potential 20 volt and then isolated। एक कैपेसिटर है, कैसा भी हो, कैपेसिटर का सिंबल तो यही यूज करते हैं हम बच्चों, ठीक है। 5 माइक्रोफैराड का है, ओके, और इसको 20 वोल्ट तक चार्ज कर दिया, 20 वोल्ट की बैटरी लगा के चार्ज कर दिया, इस पे चार्ज आ गया, और फिर बैटरी को अलग कर दिया, आइसोलेटेड बोला इन्होंने, एंड देन आइसोलेटेड, फिर उसको अलग कर लिया। तो पहले 5 माइक्रोफैराड के चार्ज, इसको कैपेसिटर को 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, और फिर इसको हमने अलग कर दिया, ठीक। चलो इतनी बात करेक्ट है। नाउ एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इट, कनेक्टेड इन पैरेलल टू इट है। अच्छा जी, 2 बार लिख दिया इन्होंने, थोड़ा सा गलत हो गया, 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। फिर इसको अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अनचार्ज कैपेसिटर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। कोई अनचार्ज कैपेसिटर है भाई साहब, उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब वो अनचार्ज कैपेसिटर कितना है ये तो बताया नहीं। पहले क्या किया कि इसे चार्ज किया, 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था, 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया, इस पर कुछ चार्ज आ गया होगा, कितना आया होगा, Q बराबर CV, निकाल लो, C कितना है 5 माइक्रोफेरेड, और इनटू में V, वोल्टेज 20, तो ये आ गया 100 माइक्रो कूलम। इसका मतलब इस पे चार्ज आ गया 100 माइक्रो। अब इस कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अनचार्ज का मतलब है जिसका पोटेंशियल जीरो है, जिस पे चार्ज भी जीरो है, ऐसे कैपेसिटर के साथ को कनेक्ट कर। तो क्या होगा, अब इस पे से कुछ चार्ज, इस पे कितना चार्ज है 100 माइक्रो कूलम, और उस पे से आधा चार्ज इन्होंने कहा कि इस पे से होता क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस पे 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है और वो निकल के इस पे पहुंच जाएगा दूसरे वाले पे। तो ये चार्ज अभी फिलहाल इस पे कितना है 100, और इस पे कितना है 0। अब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, कौन सा प्रोसेस होगा, अभी बताया मैंने आपको, प्रोसेस होगा कौन सा, कौन सा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसका चार्ज निकल के इसमें जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसका पोटेंशियल 20, इसका पोटेंशियल 0। थोड़ी देर के बाद होगा क्या कि दोनों का पोटेंशियल बच्चों सेम हो जाए, V और V, और इसका कुछ चार्ज इस पे पहुंच जाएगा। अब इसने कहा कि इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब इस पे चार्ज जितना था 100, 100 में से आधा आधा मिल गया दोनों को, तो 50 इसे मिल गया बच्चों, और 50 इसे। अब बोला इसने तो फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर है वो बतानी है। बता देंगे यार, कितना आसान सा सवाल है। अब देखो ऐसा काम होने के बाद, अब इसके पास ये 2 कैपेसिटर हैं, इन दोनों कैपेसिटर के पास कितनी टोटल एनर्जी स्टोर है ये बताना है। तो टोटल एनर्जी स्टोर है ये बताना है, पहले तो एक बात सोचो, क्या मुझे इसका सी पता है, हाँ पता है, कितना था ये 5 माइक्रो, इसका C1 कह लो इसको 5 माइक्रो फैराड। इसका C पता है, नहीं पता, इसका C2 मान लो, ठीक है। अब एक बात और बताओ जरा, क्या हम
सी के बारे में तो दिया नहीं, C2 को कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से, तो सोचेंगे जरा। चार्ज तो दे दिया ना इसने कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हाँ चार्ज दे दी बिल्कुल। तो यहाँ से काम करो, आप इसका कैपेसिटेंस दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लो C2, और अब यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ, वो है C1 इंटू वी वन प्लस C2 इंटू वी टू बटे C1 प्लस C1, तो है 5 माइक्रोफेरड। माइक्रोफेरड में आंसर लिख दो, इंटू V1 V वोल्ट, पहले पहले कितना था 20, प्लस C2 पता नहीं सर कितना है, C2 को C2 लिखा रहने दो, और उस पर पहले वोल्टेज कितनी थी 0, यहाँ देखो ये देखो इधर पहले वोल्टेज 0 थी, इस पे 20 थी, बटे में C1 प्लस C2, ये आ गई इसकी कॉमन वोल्टेज। अब ये कॉमन वोल्टेज आ गई V, ये आ गई 100, ये तो हो गया 0, और बटे में C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू है मेरे पास, C1 की वैल्यू है 5, ये 5 यहाँ रख दो, ये रख दो, C1 की वैल्यू 5 है, देखो ये इसकी मल्टीप्लाई इधर कर, ये एक इक्वेशन बन गई कॉमन वोल्टेज के लिए। चलो ठीक है, क्या मैं यहाँ से वोल्टेज, अगर इस पर मुझे चार्ज पता है तो Q बराबर CV फॉर्मूला लगा सकता हूँ, या V बराबर Q बटे C फॉर्मूला लगा सकता हूँ। इस पर चार्ज पता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस पर चार्ज कितना आया 50 माइक्रोकूलम बटे C2, तो V की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो V की जगह उठाओ और ये लिख दो, तो 50 बटे C2 बराबर 100 अपॉन में 5 प्लस C2, 50 से इसको काटा 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर की, ये हो गया 5 प्लस C2 5 प्लस C2 और इक्वल्स टू 2 C2, तो C2 की वैल्यू 5 आ गई। लो दूसरा कैपेसिटर भी 5 ही है। वैसे तो हमको इसको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं, वजह क्योंकि एक बात सोचो, इस पे टोटल 100 था और इसने अपना आधा चार्ज दूसरे को दे दिया, तो इसका मतलब वो कैपेसिटर भी सेम है, तभी तो इसका एक्यूरेट आधा चार्ज इस पे जाएगा, तो वो भी सेम है। तो वो सेम है, तो उस हिसाब से हम अगर हम सोचें तो हमारा जो आंसर आना चाहिए था वो C2 की वैल्यू 5 ही आनी चाहिए, क्योंकि C1 5 था तो C2 भी 5 आना चाहिए था, तो वही आया भी है। मैंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है, लेकिन आप अगर इस बात को समझते हैं, जानते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट कर लो कि C2 भी 5 है। अब पूछा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो बच्चा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, चार्ज के एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे पहुंचने के बाद, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, अब इन दोनों की एनर्जी बता दें, तो हाफ CV स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर, तो पहले वाले की हो गई, पोटेंशियल तो सेम ही है दोनों पे, V लिख लो, तो C1 V स्क्वायर, और दूसरे वाले की भी C2 V स्क्वायर। अब C1 C2 दोनों बराबर ही हैं यार, तो हाफ ये डबल हो जाएगा, C1 और C2 की जगह C लिख सकते हो, तो हाफ और हाफ फुल हो जाएगा CV स्क्वायर, C1 और C2 की जगह मैंने C लिख लिया, तो ये C हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर CV स्क्वायर हो गया। अब C कितना है 5 माइक्रोफेरड, V कितना है, माइक्रोफेरड में रखना है तो 5 इंटू 10 की पावर -6 ले लो, फेरड हो गया ये। और V वोल्टेज दोनों की कॉमन वोल्टेज, तो कॉमन वोल्टेज कितनी है, ये तो सर हमने निकाली ही नहीं, तो कॉमन वोल्टेज यहाँ से निकाल लो ना, C2 की वैल्यू यहाँ रख लो, तो ये आ गई 100 और बटे में 5 प्लस 5, तो ये आ गई 10 वोल्ट, कॉमन वोल्टेज हो गई 10 का स्क्वायर, तो ये आ गई 500 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो आंसर हो गया हमारा U बराबर 500 माइक्रो जूल, ये आंसर 500 माइक्रो। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल था, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने, जान के किया है, मतलब क्यों, क्योंकि अगर आप इस बात को समझते हो कि इस पे से आधा चार्ज इस पे चला गया तो ये दोनों सेम होंगे तभी गया है, तो फिर आप ये सारे स्टेप स्किप कर सकते हो, और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर निकालना पड़ेगा आपको C2 की वैल्यू, कि एक कैपेसिटर तो का तो कैपेसिटेंस पता, दूसरे का कितना है, फिर ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं जरा, दिखाई तो सही दे रहा है ना? फिट एकदम। चलो, एक कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड चार्ज्ड टू 50 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड चार्ज्ड टू 20 वोल्ट। देखो जी, एक कैपेसिटर तो है हमारे पास जो कि 2 माइक्रोफैरड का है और उसको चार्ज कर दिया 50 वोल्ट तक। फिर दूसरा है जो कि 1 माइक्रोफैरड का है और उसका 20 वोल्ट का वोल्टेज, उसकी 20 वोल्ट है, उसको चार्ज करा 20 वोल्ट तक। कॉमन पोटेंशियल, चार्ज और लॉस ऑफ एनर्जी, तीन चीज़ें बतानी, बहुत आसान। देखो एक बात सुनो, जब आप हाई पोटेंशियल वाले कैपेसिटर को लो पोटेंशियल वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करोगे तो हाई वाले से कुछ चार्ज लो वाले पे चला जाएगा। अभी फिलहाल इन पे चार्ज है मान लो Q1 और इस पे है Q2, लेकिन कुछ देर बाद इसका चार्ज बदल कर Q1 डैश हो जाएगा और इसका चार्ज बदल कर बच्चों Q2 डैश हो जाएगा। पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा V, और तब तक ये चार्ज चलता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। फिर उसके बाद इस पे पहले Q1 था, बदल के Q1 डैश हो गया, इस पे Q2 था, बदल के Q2 डैश हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ये 50 वोल्ट पे था और ये 20 पे था, 50 से 20 पे चार्ज पहुंचा, दोनों की वोल्टेज थोड़ी देर बाद सेम हो गई, फिर चार्ज का चलना बंद हो गया, तो फिर इस पे कितना बचा Q1 डैश और इस पे कितना हो गया टोटल Q2 डैश। Q1 डैश Q2 डैश की वैल्यू निकालनी है, कॉमन पोटेंशियल निकालना है, और इस प्रोसेस में बच्चों हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, तो वो एनर्जी का लॉस भी निकालना है, तीनों चीजें निकाल। तो सबसे पहले निकालने जा रहा हूं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है C1 इंटू वी वन प्लस C2 इंटू वी बटे में C1 प्लस C1 C1 पहला कैपेसिटर वो है 2 माइक्रोफेरेड का, तो 2 इंटू वोल्टेज उसकी 50 प्लस C2 है 1 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज उसकी 20 और बटे में C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 1। ये आ गया सॉल्व करके 50 इंटू 200 प्लस 20 बटे में 3, ये आ गया 120 बटे 3 से इसको काट दो, ये आ गया 40 वोल्ट। का मतलब दोनों की वोल्टेज, कॉमन वोल्टेज क्या आएगी? 40 वोल्ट। फिर सेकंड नंबर पे आएगा, पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज जो है Q1 डैश, इस पे से चार्ज इस पे जाने के बाद जब चार्ज रुक जाएगा उसके बाद इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, ये बताना है। ठीक है, तो Q1 डैश की वैल्यू निकालनी है। अब Q बराबर तो फॉर्मूला वही CV होता है ना। अब C कितना है इसका? C1, और वोल्टेज कितनी आ गई इस पे? कॉमन वोल्टेज V, C1V हो गया ये। अब C1 कितना था? 2 माइक्रोफेरड, तो ये तो है 2 माइक्रोफेरड का मतलब 10 की पावर -6, और वोल्टेज हो गई 40 वोल्ट, तो 2 इंटू 40 80 हो गया ये, 80 इंटू 10 की पावर -6 या 80 माइक्रो कूलम। तो आपके पास जो पहला कैपेसिटर है उस पे कितना चार्ज मतलब कितना चार्ज है अब रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, कितना चार्ज है Q1 डैश? 80 माइक्रो। ऐसे ही निकाल लो Q2 डैश के लिए फॉर्मूला C2V, C2V फॉर्मूला है। तो C2 कितना है? ये रहा C2, और V वोल्टेज वही कॉमन वोल्टेज, C2 कितना था? 1 माइक्रोफेरेड, 1 इंटू 10 की पावर -6, और V वोल्टेज 40, तो ये आ गया सॉल्व करके 40 इंटू 10 की पावर -6 या 40 माइक्रो कूलम। पहले कैपेसिटर पे 80 माइक्रो कूलम, 80 माइक्रो कूलम, और दूसरे कैपेसिटर पे बच्चों 40 माइक्रो कूलम का चार्ज बचेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद। अच्छा, इस प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब एक कैपेसिटर से चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे जाता है, इस प्रोसेस को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं।
और इस प्रोसेस में याद रखो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। तो ये जो एनर्जी का लॉस है, ये जो एनर्जी का लॉस है ना बच्चों, इसको निकालने का एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल। ये होता है फॉर्मूला। ये लॉस है एनर्जी का, पढ़ा होगा आप लोगों ने अपने कोचिंग क्लासेस में, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो पढ़ा होगा। अब हो गया ये हाफ C1 C2, C1 की वैल्यू पहला कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, दूसरा 1 इंटू 10 की पावर माइनस बटे C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर लो, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 पहले वाले की वोल्टेज कितनी थी 50, दूसरे की 20, तो 50 माइनस 20 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 10 की पावर, एक 6 से 6 कट गया, ऊपर बचा 10 की पावर माइनस 6 बटे 3 इंटू में 50 माइनस 20 बच्चों कितना बचा, तो 30 का होल स्क्वायर, 30 का होल स्क्वायर बचा। अब ये कट करेंगे तो ये बन जाएगा 900 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बटे में 3 से 900 को काटो तो 300 इंटू 10 की पावर माइनस 6। आप इसको लिख सकते हैं, ये लॉस आ गया U इज इक्वल टू 300 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल, तो इसको 300 माइक्रो जूल लिख सकते। ठीक है ना, बात समझ में आई? कुछ बताओ, कुछ दिक्कत हो तो। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो बोलो। कुछ दिक्कत हो तो बोलो। चलिए, सारी चीज़ें निकल आई, कॉमन पोटेंशियल आ गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आ गया, लॉस ऑफ एनर्जी आ गई, एवरीथिंग। ठीक है, आज तो बढ़िया लग रहा होगा पढ़ने में, और थोड़ा सा प्रोफेशनल सा हो गया। प्रोफेशनली ज़रूरी है ये भी। अरे यार, धीरे धीरे आप सपोर्ट करते रहोगे तो सब हो जाएगा। आपका सपोर्ट ज़रूरी है बस, वो फिर सब हो जाएगा। प्रोफेशनलिज्म सब आ जाता है। देखो, मेन चीज़ है आप लोगों को आपकी ज़रूरत का सामान मिलना है, आप लोगों को आपकी ज़रूरत का कंटेंट मिलना है। ठीक है, वो सब ठीक है कि चलो थोड़ा शोरगुल भी एडजस्ट हो जाता है, वीडियो की क्वालिटी भी एडजस्ट हो जाती है। तो वीडियो क्वालिटी तो अच्छी आ रही थी, बस थोड़ा सा उसमें मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम होती, और ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी आ रही थी, लेकिन बस अब ये थोड़ा सा सेटअप बनवा लिया, आप लोगों के भरोसे बनवा लिया भाई, चलो सब बच्चे सपोर्ट करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। इस सपोर्ट करते हो आप लोग तो मतलब एक कॉन्फिडेंस सा मिलता है कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं, तो हमारा भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, और मतलब औरों को भी बताओ। मेन यही होता है कि वोकल बनो। वोकल, वोकल का मतलब है अपने मतलब आपको बोल के बता किसी को, भाई वहाँ पे ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, बताओगे तो उस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट जाता है, बहुत जल्दी जो है मतलब हमको भी वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा रेस्पॉन्स। अभी तो बहुत छोटे से हैं हम, पर आप लोगों के प्यार से धीरे धीरे आ जाएंगे। चलो, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ते हैं जरा, इसको क्या दिया है, क्या कहा है कुछ। इसमें बोला है एन आइसोलेटेड कैपेसिटर ऑफ अ नॉन कैपेसिटेंस हैज़ बीन चार्ज टू पोटेंशियल पी नॉट। एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस नहीं पता मान लेते हैं, और वी नॉट पोटेंशियल तक उसको चार्ज कर दिया। देखो पहली लाइन यही लिखी है, ठीक है। दिस कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी। अब इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जिसकी कैपेसिटी सी है। अच्छा, हमने भी ये सी मान ली, सी की जगह इसको सी नॉट मान ली। ये जो अननोन वाला कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी को बच्चों हमने सी नॉट मान ली, ठीक है ना। और ये जो दिया हुआ है इसकी कैपेसिटी सी दी हुई है, ये हमें गिवन है,
और ये हमारे लिए अननोन है, ये अननोन। चलो ठीक है, अब क्या किया हमने, कनेक्ट कर दिया इनको, कर दिया, ठीक है जी। अगर इनका कॉमन पोटेंशियल V हो गया, भाई थोड़ी देर के बाद ये तो पता ही है आपको, ये तो अनचार्ज है, इस पे तो पोटेंशियल जीरो होगा, और इसको चार्ज कर रखा V नॉट पोटेंशियल तक, ये V1 का काम करेगा और ये V2 का। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका कॉमन पोटेंशियल दोनों का मिला के कॉमन पोटेंशियल जो इसका वही इसका भी V हो जाएगा बच्चों, इसका भी V। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका C, ये दिया है, ये पता नहीं। थोड़ी देर बाद इस पे से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चार्ज जाएगा और दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा बच्चों, दोनों का पोटेंशियल थोड़ी देर के बाद सेम हो जाएगा। ठीक है, हो गया, चलो V हो गया, V भी दिया है उन्होंने। तो अननोन कैपेसिटेंस फाइंड करना है, मतलब C नोट की वैल्यू निकालनी है, कर देंगे, बिल्कुल आसान है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ, कॉमन पोटेंशियल दे रखा है, तो वो है C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बटे C1 प्लस C1 कितना है, जरा C1 देखो कितना है, C1 C नॉट जो हमें निकालना है, C2 कितना है C, कोई एक मिनट, C नॉट के साथ साथ इसकी वोल्टेज भी तो लिखनी है, पहले कितनी वोल्टेज थी इसकी V नॉट, पहला कैपेसिटर C नॉट, उसकी वोल्टेज V नॉट, तो C नॉट इंटू V नॉट प्लस C2 दूसरा कैपेसिटर C, और उसकी वोल्टेज शुरुआत में कितनी थी, जीरो, ये थी जीरो, बटे में पहला कैपेसिटर C नॉट और प्लस दूसरा कैपेसिटर, ये आ गई V। क्या अब यहाँ से आप C नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, इस इक्वेशन निकल गई सर, बटे में 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो V C नॉट इंटू वी प्लस इसकी मल्टीप्लाई C इंटू वी, इधर C नॉट इंटू, इसे इधर ले आओ, सी वी इक्वल्स टू C नॉट V नॉट माइनस में C नॉट V, ये आ गया। यहाँ से C नॉट की वैल्यू रख लो कॉमन, V नॉट माइनस V, और इधर बचा सी वी, ये इसके बटे में चला जाएगा, C नॉट की वैल्यू आ जाएगी सी वी बटे V नॉट माइनस, लो जी, यही हमारा बच्चों आंसर। वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने, हैं बहुत अच्छा काम किया ना। चलो ये आ गया हमारा C की वैल्यू, C नॉट मतलब जो अननोन कैपेसिटर था वो क्या था, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, खुश रहो और तैयारी करते हैं, दुखी नहीं रहना, दुखी रहने वाले बच्चे अपने परफॉर्मेंस को गिरा लेते हैं, वो 100% अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। दुखी रहने का मतलब है आप स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, और प्रेशर और स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। खुश रहो, जो रिजल्ट होगा सब देखा जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, लगे रहो, अपनी तरफ से 100% मेहनत करनी है, लगे रहना है बस, खुश रहना बहुत जरूरी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 81, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 microfarad, 6 microfarad, 12 microfarad are connected in series with 110 volt battery. The battery is disconnected. The three positive plates are connected together and the three negative plates are connected together. Find the charge on the three capacitors after the reconnection. तो रिकनेक्शन के बाद इनका, ठीक है, पहले तो क्या किया, तीन कैपेसिटर्स को हमने 4 माइक्रोफेरेड, ऐसे ही लिख देता हूँ बस, माइक्रोफेरेड में तो है 4 वाला, फिर 6 वाला है, और फिर 12 वाला, तो जी ये है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया 110 वोल्ट की बैटरी के, बैटरी जो लगी है ये 110 वोल्ट,
ठीक है, पहले लगा दो इनको। लगाने से क्या होगा भाई, सबके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इस पे भी क्यू, पे भी क्यू, सबके ऊपर वोल्टेज आ जाएगी, इसकी V1, इसकी V2, ये। तो ये V1 V2 V3 और Q निकालोगे कैसे, कैसे कैलकुलेट, तो निकाल सकते हैं हम इसको सर। एक काम करो, तीनों को एक बना लो, सीरीज में है ना, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा 1/C इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/, ये आ गया सॉल्व करके 12, ये आ गया 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ गया 6 बटे, इससे काटा 1/2, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 2। इसका मतलब ये तीनों मिलेंगे और 2 का बना लेंगे सी इक्विवेलेंट, मतलब तीनों मिलकर 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बना लेंगे। अब 110 वोल्ट की बैटरी है, अब इस पर चार्ज कितना जाएगा, क्यू, मैंने बताया था ना, Q2 नहीं क्यू। सीरीज में चार्ज सब पे सेम होता है, तीनों को एक बना लोगे तो भी चार्ज वही रहेगा क्यू। ये नहीं करना कि क्यू 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 तीनों को ऐड कर लेना, चार्ज ऐड सीरीज में नहीं होता, पैरेलल में। सीरीज में ऐड होती है वोल्टेज, V1 V2 V3 तीनों की मिला के वोल्टेज यहाँ कितनी है 110 वोल्ट, V वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्ट, इसकी वोल्टेज कितनी है यहाँ 110, वो 110 की 110 इसको मिल गई क्योंकि ये अकेला है, तो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज इसकी 110 वोल्ट। क्या हम इससे Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ, Q बराबर होता है सर CV। C कितना है, तो C है 2 माइक्रोफैरड 10 की पावर माइनस, और V वोल्टेज 110, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 इंटू 10 की पावर माइनस, या 220 माइक्रो कूलाम। लो जी, ये आ गया 220 माइक्रो कूलाम का चार्ज है इसके। अब ये तीनों को मिला के 2 बनाया था, मैं वापस 2 से इन तीनों को अलग अलग कर रहा हूँ। अब इनके पास अलग अलग चार्ज आ गया, सबके पास Q जितना इस अकेले के पास है, तीनों को अलग अलग कर दो, सबके पास Q Q Q Q Q होगा। तो कितना आया वो 220, तो पहले वाले के पास 220 माइक्रो कूलाम, दूसरे के पास भी 220 माइक्रो कूलाम, तीसरे के पास भी 220 माइक्रो। क्या इससे इनकी वोल्टेज निकाली जा सकती, हाँ जी बिल्कुल निकाली जा सकती। पहले वाले की वोल्टेज V बराबर Q/C, V1, तो V1 निकाल लो पहले, Q/C1, Q कितना है इस पे 220, 220 बटे में C कितना है 4, 4 से काट लो इसको, 55 वोल्ट। पहले वाले को मिले कितने वोल्ट 55। चलो दूसरे पे आ जाओ, V2 फिर से फॉर्मूला वही Q/C2, Q कितना है इस पे वही 220, और बटे में C कितना है इसका 6, 6 से इसको काट लो 18, चलो इतना ही छोड़ दो, वैसे काट लो इसको रेशो में, 3 से कटेगा, 2 से कट जाएगा 110 और बाई 3, ये आ गया। ठीक है, अब तीसरा V3, तीसरे पे वोल्टेज कितनी आ जाए, तो वही Q/C3, Q कितना है बच्चों इस पे, तीसरे पे भी इतना ही चार्ज है 220, और बटे में 12, इसको काट लो किससे 4 से काट लो 55/3 वोल्ट। समझे हो, समझे हो, पहले पर वोल्टेज है 55, दूसरे पर वोल्टेज है ये है 55, दूसरे पर वोल्टेज आई है 110/3, और तीसरे पर वोल्टेज आई है 55/3। तीनों की अलग अलग वोल्टेज पता चल चुकी है, तीनों सीरीज में थे, अलग अलग इनकी निकाल ली। अच्छा ये ना रेशो से भी कर सकते हैं हम इनकी वोल्टेज, ये तो मैंने तीनों को एक बना के चार्ज निकाल के चार्ज से फॉर्मूला लगा के तीनों की वोल्टेज अलग अलग। आप रेशो से भी कर सकते हो, रेशो का मतलब होता है आप V1 V2 V3 ये तीनों जो होंगे इनका जो रेशो होगा V1 रेशो V2 रेशो, वो Q बराबर CV वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है,
तो यहाँ से 1/1 रेशो 1/रेशो 1/। तो ये फॉर्मूले से भी आप V1 V2 V3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, वो मर्जी है आपकी, चाहे जैसे करो, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले यहाँ तक नोट कर लो, करो नोट इसको। इसके बाद क्या कहा इसने, इसके बाद इसने इसने बोला है कि अब ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, इनको तीनों की पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या होगा बच्चों, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो वही पूछा है कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होने के बाद तीनों के ऊपर कितना कितना चार्ज रह जाए। तो सर पर वो तो दो के लिए लगाते हैं हम, यहाँ पे तो तीन है, तो भाई साहब दो दो करके लगा लो, क्यों टेंशन ले रहे हो। दो दो करके आप इसको, दो को इकट्ठा करके एक बना लो और फिर उससे करके लगा लो, ठीक है। नोट हो गया, चलो हटा दो इसको। अब हमें इतना पता है, पहले वाले पे 55 वोल्ट है, दूसरे वाले पे 110/3 और तीसरे वाले पे 55 वाट। तीनों की वोल्टेज हमें पता है। अब तीनों को लगाएंगे हम पैरेलल में। चलो इसको हटा देते हैं, अब तीनों को पैरेलल, सर्किट को बना रहने दो, मैं इसको सीरीज को हटा के पैरेलल में लगा। पहले वाला है 4, दूसरा है 6 और तीसरा है 12। तीनों को उठा के हमने अपने पैरेलल में, जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पहले की वोल्टेज V1, दूसरे की V2। अब आप कहोगे कि सर दो का फॉर्मूला है पर ये तो तीन है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा पर ये तो तीन है। कोई बात नहीं, दो का फॉर्मूला है, तीन के लिए भी लग जाता है, एक टर्म और बढ़ा देंगे। कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, थोड़ी देर के बाद इनका पोटेंशियल तीनों पे V आ जाएगा, इस पे भी V, इस पे भी V, इस पे भी V। कितना होगा, उसमें फॉर्मूला होता था C1 × V1 प्लस C2 V2, इसमें एक और टर्म आ जाएगी प्लस C3 V3 बटे में C1 प्लस C प्लस C। एक बात ध्यान रखना, सारी की सारी पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्ट हुई है और नेगेटिव प्लेट आपस में, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिख दिया मैंने। अगर एक भी कैपेसिटर उल्टा कनेक्ट है, मान लो इसकी नेगेटिव प्लेट पहले आ गई, पॉजिटिव बाद में, तो यहाँ पे फिर V3 की वैल्यू जो रखोगे आप यहाँ पे, अगर इसकी नेगेटिव प्लेट पहले आ गई और पॉजिटिव बाद में चली गई, तो V3 की वैल्यू माइनस में रखनी पड़ेगी। फिलहाल तो सीधे सीधे कनेक्ट है, इसकी पहले प्लस फिर माइनस, इसकी भी प्लस माइनस, इसकी भी प्लस माइनस, अभी तो सीधे कनेक्ट है। अगर एक भी उल्टा कनेक्ट है तो उसकी वोल्टेज को माइनस लेना होता है, ये याद रखनी है आपको बात। चलो ठीक है, तो C1 × V1, C1 पहले वाला तो 4 इंटू में V1, उसकी वोल्टेज कितनी आई थी 55, ये रही। C2, तो C2 है भाई साहब 6 और उसकी वोल्टेज कितनी आई थी 110/3 प्लस C3, ये था आपका, यार ये तो C1 V1 C2 V2, ये तो ये तीनों पे चार्ज ही तो थे, ये Q ये तो सेम ही आएंगे। इन्हें निकालने की मतलब V1 V2 V3 को अलग से निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, तीनों पे चार्ज तो पता था ना भाई। एक बात सोचो, मैं इसे ऐसे नहीं लिख रहा, मैं दूसरे तरीके से हो जाएगा इससे भी, मतलब मैं और आसान से तरीके से करता हूँ। C1 V1 का मतलब क्या हुआ, पहले कैपेसिटर का चार्ज Q1, C2 V2 क्या हुआ, पहले कैपेसिटर का चार्ज Q2, और C3 V3 तीसरे कैपेसिटर का चार्ज, ये दूसरे का था Q2, ये Q3, और बटे में C1 प्लस C2 प्लस, पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 220, दूसरे पे भी 220, तीसरे पे भी 220, तीनों आ गए 220 प्लस 220 प्लस 220 और बटे में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 4 प्लस 6 प्लस 12, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 प्लस 12 22 आ गया।
22 आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये बन गया 660 बटे में 20 से काटेंगे तो ये 30 वोल्ट आ 30 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल तीनों पे क्या आ चुका है बच्चों? 30 वोल्ट आ चुका, 30। लेकिन पूछा क्या था? तीनों पे चार्ज। पहले चार्ज कितना था ये तो पता है, तीनों पे बराबर था। अब कितना है? जब 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 इन पे तीनों पे पोटेंशियल सेम हो गया, इन पे तीनों पे पोटेंशियल सेम हो गया, तो तब कितना है? इस पे भी V हो गया, इस पे भी V हो गया, इस पे भी V हो गया। अब इस पे चार्ज बताना है Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश। तो वो चार्ज निकालना तो और भी आसान है। Q1 डैश की वैल्यू Q बराबर CV, तो C1 और इंटू में V। C1 कितना है? पहला कैपेसिटर 4, और उसकी वोल्टेज कितनी आई थी? कॉमन वोल्टेज 30, तीनों की कॉमन। चार्ज आ गया 120 माइक्रो। ऐसे Q2 C2V, C2 कितना है? तो C2 है 6 और वोल्टेज 30, 180 माइक्रो 180। और Q3 C3V, C3 कितना है? तो C3 है बच्चों 12 और इनटू में इसकी वोल्टेज, तो वोल्टेज है 30, तो ये आ गया 360 माइक्रो। देखो तीनों पे हमारा आंसर आ चुका है, तीनों पे चार्ज आ चुका। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चों बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे शायद 84 के बाद क्वेश्चंस आपके जो जेई मेंस वाले अभी 24 में आए हैं ना, वो क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं आप लोगों को। क्वेश्चन तो भी बहुत सारे थे, लेकिन मैंने डबल डबल पार्ट में करके डाल दिए। मतलब आप ये मत सोचो कि ये 100 क्वेश्चन है। ये अगर क्वेश्चन आप सारे काउंट करने जाओगे तो 150 प्लस होंगे। 150 प्लस बहुत होते हैं एक चैप्टर के। इतने क्वेश्चन करने अगर हमने अच्छे से किए तो इतने क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो सारे को, बेस्ट तैयारी, एकदम बढ़िया, बेहतरीन। अब और क्या कहूँ, बस यही कह सकता हूँ कि भाई प्रैक्टिस नहीं छोड़, प्रैक्टिस करते रहना है। मेन यही है आप लोगों के लिए मोटिवेशन का काम कि प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, हटना नहीं, हटना नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो, लगातार लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, इम्प्रूवमेंट अपने आप आने शुरू, रिजल्ट अपने आप आना शुरू। बाकी कल करते हैं, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, वो मैंने आपको पहले भी बोला था यार, कमेंट कर दिया करो जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे पूरे ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं बाकी। चलिए, ओके।